कांग्रेस पार्टी के सभी साथीदार और सामने विराजमान माता तुल्य, पिता तुल्य, आप सभी वरिष्ठ युवाओं, आप सभी को नव वर्ष की, चैत्र नवरात्रि की, गुड़ी पाड़वा की और रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब शुरू करते हैं कहानी। अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और मीडिया पूरी तरीके से उनका गुलाम है। आपकी गलती नहीं है, आपको जो मीडिया दिखाता है आप उस पर विश्वास करते हैं। जब हमारे भारत का मीडिया हेडलाइन रखेगा कि हिंदू विरोधी महागठबंधन, तो लोग तो बिलीव करने वाले हैं। जब हमारा मीडिया कहेगा क्या शिव मंदिर राजस्थान में कांग्रेस ने तुड़वाया, जो कि सरासर झूठ था, बाद में पता चला कि भाजपा की सत्ता थी वहां पर उस लोकल नगर पालिका में, तो इस तरह की ये चीजें चला के ये आपको गुमराह करते हैं। गुमराह क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत बड़ी हकीकत है जो आपसे छुपाई जाती है। जिस पाकिस्तान का नाम ले लेकर, अरे वो तो भुखमरा देश है, अरे उसकी क्या लायकी है, अरे वो तो दुश्मन है, सब मान लिया, सब मान लिया। ये बातें कर करके आपसे ये बात छुपाई जाती है कि आज भूखमरी के इंडेक्स में, इस मोदी शासन में भूखमरी के इंडेक्स में भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी पिछड़ गया है। शेम, शेम। और यही कारण है, ये तो है भूखमरी का इंडेक्स। 120 देशों में भारत 107वें नंबर पर है। और यहां तक कि जो अफ्रीका के गरीब देश हुआ करते थे, जहां की कहानियां हम बचपन में सुना करते थे, आज उसके भी आधे से ज्यादा देश भारत से आगे है। यह परिस्थिति है। यह था ग्लोबल हंगर इंडेक्स। और उसके बाद यही कारण है कि जब हैप्पीनेस इंडेक्स की बात आती है कि भाई दुनिया में कौन से देश के लोग कितने ज्यादा खुश हैं, तो 132 देशों की जब रैंकिंग होती है तो भारत 128वें नंबर पे आता है। इसका मतलब खाली चार देश दुनिया में ऐसे हैं जो भारत से भी ज्यादा नाखुश है। यह हकीकत आपको कभी कोई मीडिया नहीं बताएगा, लेकिन आपको ये मोबाइल, ये कंप्यूटर, ये इंटरनेट युग राजीव गांधी ने दिया है, उसका इस्तेमाल कीजिए और इस झूठ का पर्दाफाश कीजिए और सच्चाई देखिए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अभी कहा गया, कुछ ही दिनों पहले राहुल जी विदेश क्या गए, ये भाजपाइयों को मिर्ची लग गई, बोले ये तो देश का अपमान कर रहे हैं। भैया, देश का अपमान राहुल गांधी जी नहीं कर रहे हैं। देश का अपमान तो तब होता है जब उन्नाव में आपका विधायक कुलदीप सेंगर किसी लड़की का बलात्कार करता है और अपने अपराध को छुपाने के लिए उसके ताऊजी का मर्डर होता है, उसके पिताजी पुलिस स्टेशन में मारे जाते हैं, एक्सीडेंट में उसकी मासी मारी जाती है, उसकी चाची मारी जाती है और उसका चाचा फर्जी केस में अंदर जाता है, और उसके बाद भी मोदी जी के कानों पर जूं तक नहीं रही। इस चीज से होती है भारत की बदनामी पूरी दुनिया में। और बदनामी के उदाहरण बताऊं, अभी हाल ही में अंकिता भंडारी मर्डर किया गया भाजपा नेता द्वारा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने आप को बेचने के लिए तैयार नहीं हुई। उसकी होटल थी, उस विधायक की होटल थी और वहां वो काम करती थी और उसके नैतिक चीजों को उसने स्वीकार नहीं किया, बदले में उसको खाई पे से धक्का दे दिया गया। इससे होती है भारत की बदनामी। कठुआ में एक 13 साल की बच्ची का रेप होता है और आपके दो मंत्री जिन्होंने बलात्कार किया है उसके समर्थन में रैली निकालते हैं। इससे होती है भारत की बदनामी। और इन दोनों चीजों को यूनाइटेड नेशन उठाता है और कहता है कि ये भारत में क्या हो रहा है। इससे होती है भारत की बदनामी। और सबसे ज्यादा भारत की बदनामी तब होती है जब आज से कुछ सालों पहले प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं और कहते हैं भारत में पैदा होने पे पहले शर्म आती है। क्या लोग हैं यहाँ पे, कहाँ पता नहीं कौन से जन्म में कौन से पाप किए थे कि भारत में जन्म मिला। अरे मोदी जी, आपको शर्म आती थी, भारत के किसी नागरिक को शर्म नहीं आती थी, ना आती है, ना आएगी। इन सब चीजों से होती है भारत की बदनामी।
और ये हमें आप लोगों को गुमराह करके दूसरे वे में लेकर जाते हैं। अभी कहते हैं राहुल जी ने लोकतंत्र की बात की, कहा विदेश में जाकर कह दिया कि लोकतंत्र को खतरा है भारत में, इससे लोकतंत्र बदनाम हो गया। अरे मूर्खों, लोकतंत्र ऐसा बोलने से बदनाम नहीं होता है। लोकतंत्र तो तभी बदनाम हो गया था जब भारत के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि हमारे ऊपर अनैतिक दबाव बनाया जा रहा है। तब होता है लोकतंत्र बदनाम। लोकतंत्र बदनाम तब होता है जब अपने मनमाने फैसलों के लिए पास कराने के लिए आप अध्यादेश पे अध्यादेश लाते हैं पार्लियामेंट में, तब होता है लोकतंत्र बदनाम। लोकतंत्र बदनाम तब होता है जब आपके तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी कहते हैं कि सीएजी को, वो सीएजी जिसने कांग्रेस के टाइम पे कोल घोटाले की बात की, कॉमनवेल्थ घोटाले की बात की, लेकिन उसे किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन इनके तत्कालीन उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं, जब उसने इस घोटाले की बात की तो कहते हैं सीएजी को अपने रहना चाहिए और खाली मामले को सेंसलाइज करने के लिए इस तरह की बातें नहीं उठानी चाहिए। तब आता है लोकतंत्र खतरे में। आप कहते हो कि लोकतंत्र खतरे में है। आपके मीरा भाईंदर शहर की बात बताता हूं। माताओं बहनों, आप लोग सुनना ध्यान से, क्योंकि दिल्ली की खबर तो हमको मिल जाती है, दिल्ली में क्या हो रहा है सभी मीडिया चैनल चलाते हैं, लेकिन आपके शहर में क्या हो रहा है ये मैं आपको बताता हूं। क्या होता है, लैंड जिहाद की बात आती है। कुछ दिनों पहले अभी एक रैली निकाली गई, आक्रोश रैली, और दुर्दैव की बात है कि उसमें उसका नाम रखा गया हिंदू आक्रोश रैली। ये हिंदुओं को बदनाम करने का एक षड्यंत्र था। अपने कुछ लोगों को ले जाना, अपने समर्थकों को ले जाना, 500, 1000, 2000 लोगों को इकट्ठा कर लेना और उसको नाम देना हिंदू आक्रोश रैली। हिंदू में कोई आक्रोश नहीं है, हिंदू आक्रोशित नहीं होता है, या आपकी राजनीति करने वाले लोग आक्रोशित होते हैं। कहते हैं कि इस शहर में यहाँ पर लैंड जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद देश में चल रहा है, और वो कौन कर रहा है वो भी उन्होंने बताया। मैं बताता हूं लैंड जिहाद कौन कर रहा है। जब आप लोग नोटबंदी के टाइम पे लाइनों में लगे हुए थे ना, जब नरेंद्र मोदी जी ने सैकड़ों लोगों की हत्या की थी ना, आप सोचेंगे हत्या क्यों बोल रहे हैं। जब आदमी कोई एक निर्णय जबरदस्ती लाता है और उस कारण लोग मरते तो उसे हत्या ही कहा जाता है। तो ये जब सैकड़ों लोगों की हत्या हुई थी ना, उससे ठीक 2-4 महीने पहले इसी भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के 25 जिलों में जगह जगह पर काले धन से जमीन खरीदी, क्योंकि इन्हें पता था कि नोटबंदी होने वाली है। वो जमीन खरीदी गई और इसको कहते हैं लैंड जिहाद। मुंद्रा पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट तो आप सबने नाम सुना ही होगा, गुजरात के अगर आप हैं तो, या देश में भी काफी चर्चित नाम है। मुंद्रा पोर्ट में पूरे गुजरात में टाटा को जमीन मिली, गुजरात में टोरेंट को जमीन मिली, गुजरात में मारुति को जमीन मिली, गुजरात में अन्य कई कंपनीज को जमीन मिली। लेकिन सबको जमीन किस भाव से मिली? किसी को 750 रुपया प्रति स्क्वायर मीटर से लेकर 1200, 1250 रुपया प्रति स्क्वायर मीटर, इस भाव में इन कंपनियों को जमीन मिली। लेकिन मुंद्रा में अडानी जी को आप जानते हो कितनी जमीन मिली? पहली बात तो 15,000 एकड़। उसका मतलब है आपके मीरा भाईंदर का जो एरिया है वो लगभग 75 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और उस 15,000 एकड़ को अगर आप देखते हो वो लगभग 62 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बनता है। यानी आपके मीरा भाईंदर शहर जितना ही, उससे 10-15% कम, बस उतना बड़ा एरिया अडानी जी को दिया गया और कीमत ली गई 8 रुपया प्रति स्क्वायर मीटर। मतलब मीरा भाईंदर जितना पूरा शहर अडानी जी को 6 करोड़ रुपए में दे दिया गया। इसको बोलते हैं लैंड जिहाद। अब दिल्ली से लैंड जिहाद शुरू हुआ है तो महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस तक तो आएगा ही। अभी फडणवीस सरकार में क्या होता है कि नवी मुंबई, खारगर, इस इलाके में आप लोग जानते हैं कि एयरपोर्ट बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बातें चल रही है। खारगर में जो कोयना डैम आगे बन रहा था, वहां से जो विस्थापित लोग हैं उनको स्थापित करने के लिए खारगर के पास में जमीन दी गई, और जमीन अचानक से कितनी दी गई कि हजारों लोग विस्थापित हुए, लेकिन जमीन दी गई मात्र 8 परिवारों को। अब 8 परिवारों को कितनी जमीन दी गई? 22 एकड़।
8 परिवारों को 22 एकड़ जमीन दी गई और 22 एकड़ जमीन की आप कीमत जानते हो उस इलाके में लगभग 1500-1600 करोड़ के आसपास बैठती है उस जगह पे। किसान को आज जमीन मिलती है, किसान आज ही उस जमीन का पावर ऑफ अटॉर्नी बना के बिल्डर के नाम पे देता है और बिल्डर उसी पावर ऑफ अटॉर्नी का उपयोग करके खुद के नाम पे खुद को वो जमीन बेच देता है। कितने में पता है? 3.5 करोड़ में। ये स्थिति है और इसको बोलते हैं लैंड जिहाद। आपको लगता है उसने 3.5 में ली होगी? अरे 3.5 तो सरकार को मिला है, बाकी पता नहीं कितने सैकड़ों करोड़ तो इन्हीं भाजपाई नेताओं ने खा डाले। इसको बोलते हैं लैंड जिहाद। अभी आपके मीरा भाईंदर शहर में ये हमारे प्रमोद सावंत जी खड़े हैं, बच्चों का ग्राउंड बेच दिया, आरजी ग्राउंड बेच दिया और यहाँ पर जो सीआरजेड बना है उसमें बड़े बड़े फायदे, इसको बोलते हैं लैंड जिहाद। अभी जो आमदार रैली निकाल रही थी, ये पूरा जो सोने का घोंसला बना है ना, समझते हो ना सोने का घोंसला, ये सोने का घोंसला इनके सजी के टाइम पे अनपढ़ बेचारे जो पढ़े लिखे नहीं थे उन खेडूतों को 2-2 बोतल दारू का लालच देकर और उनको कौड़ियों के भाव उनके अंगूठे लगवाकर ये पूरा इलाका उन्होंने खरीदा जब मीरा भाईंदर में जमीन की वैल्यू नहीं थी। इसको बोलते हैं लैंड जिहाद। तो समझे आप कि लैंड जिहादी कौन है? ये आप लोगों को भटकाते हैं। उसके बाद बोलते हैं लव जिहाद। अच्छा, पहली बात तो भाजपाइयों को मालूम नहीं है कि जिहाद का मतलब क्या होता है। अच्छा, इन्हीं को जो मालूम है उसी हिसाब से मैं चलूं तो जिहाद का मतलब होता है धोखा, जिहाद का मतलब होता है अगेंस्ट। अब प्यार, लव जिहाद मतलब प्यार धोखा। अब प्यार तो सिर्फ पति पत्नी का नहीं होता, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नहीं होता, माँ बाप का भी होता है, माँ बेटे का भी होता है, पिता पुत्र का भी होता है, भाई बहन का भी होता है, दोस्त का भी होता है। प्यार तो सब है। अब लव जिहाद क्या होता है? एक हमारी अभी उसने बताया मेरे दोस्त ने कि सिलेंडर वाली बाई, आप जानते हो ना सिलेंडर वाली बाई, वो सिलेंडर वाली बाई के पास जो अभी मंत्री भी है, रूम का किराया भरने तक के पैसे नहीं थे, इतनी गरीबी में थी। उसके बाद उसको उसकी सहेली ने बुलाया कि भाई आ तू और मेरे घर पे रह, अगर ते कुछ दिन तो भाड़े की मदद की और उसके बाद खुद के घर पे रखा और खुद के घर पे रखा तो उसके बाद कुछ ही दिनों बाद जिसको रखा अपनी ही दोस्त के पति के साथ चक्कर करके उससे शादी कर ली और उनका नाता तोड़ दिया। इसको बोलते हैं लव जिहाद। लव जिहाद का एग्जाम्पल बताता हूं आपको। लव जिहाद की बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन शहरों में मैं लोकल है, सब आपस के लोग हैं, ज्यादा बोलना नहीं चाहता, इसलिए वहां तक सीमित है। दूसरा एक और लव जिहाद का एग्जाम्पल बताता हूं। एक औरत आपसे शादी करती है और तब शादी करती है जब आप ना मंत्री होते, कभी भी कुछ भी, आप कहीं भी जाते, कहीं से भी आते, कोई आपको पूछता नहीं। उस परिस्थिति में वो औरत आपसे शादी करती है। थोड़े टाइम बाद आपको लगता है अपना सितारा चमक रहा है, शादी करने के बाद आप उसको छोड़ देते हो, आप बड़े बड़े पद पाते हो, आप देश घूमते हो, विदेश जाते हो, लाखों के सूट पहनते हो, वो औरत आज भी पुरानी साड़ी में घूमती है। इसको बोलते हैं लव जिहाद। लव जिहाद के बहुत एग्जाम्पल है, लेकिन अब यहीं पे रुक जाए तो अच्छा होगा। दोस्तों, इन सब बातों में मत आओ। हिंदू मुस्लिम की डिबेट सिर्फ और सिर्फ आपको भटकाने के लिए, मुद्दों से भटकाने के लिए की जाती है। अभी भी समय है, देश विकट परिस्थिति में है। इस मोदी सरकार ने पिछले 8 साल में 6,000 करोड़ का सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंस किया, सिर्फ विज्ञापन पे 6,000 करोड़ का। अब ये आखिरी बात आपको बोल रहा हूं, आप समझ सको तो समझो। 6,000 करोड़ का एक्सपेंस किया है और जो रात दिन फौजियों के नाम पर, सेना के रात पर वोट मांगती है, 2 महीने पहले इनके मंत्री आकर कहते हैं कि हम 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेंगे और अभी 2 दिन पुरानी बात है, सरकार चुपके से जाती है, सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है और कहती है कि मैं बंद लिफाफे में आपको मेरा निर्णय दे रही हूं। वो तो पहले ही हमारे कुछ एक ईमानदार जजेस बन चुके हैं, तो सीजीआई जो है वो कहते हैं कि भाई बंद लिफाफे में हमें आपका फैसला क्यों दे रहे हो। बंद लिफाफे में लिखा था कि सरकार
ये 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दे सकती है, क्योंकि देश की आर्थिक हालत बहुत खराब है, देश इसको देने की परिस्थिति में नहीं है। ये उन्होंने साफ बोल दिया। लोकतंत्र को खतरे में कब लाया, ये तो ईमानदार जज निकले। उसके अलावा आपको पता है रंजन गोगोई, उनको रिटायरमेंट के बाद सीधा कौन सा पद मिला, राज्यसभा का। उसके बाद एक और अब्दुल, उनको सीधा मेरे ख्याल से आंध्रा का गवर्नर बना दिया गया। तो जजों के भी मानसिकता में इस तरह का जब लालच भरते हो, जब कार्य प्रणाली, न्याय प्रणाली को आप डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हो ना, तब आता है असली लोकतंत्र खतरे में। तो इस बात को याद रखिए और अपने देश को बचाना, ये सारी चीजें आपके हाथ में है। मैं तो आपको 2 चीजें समझा सकता था, मैंने प्रयत्न किया, बाकी आपकी मर्जी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।